बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहर अहमर इस वक्त बड़ी लड़ाई का मैदान बनने जा रहा है। जो ममालिक फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं, जो इसराइल के साथ खड़े हैं वो भी। तो अमेरिका ने यमनी हूतियों के खिलाफ फौजी कार्रवाई की मंजूरी दे दी है, जिसमें दीगर 10 ममालिक की फौज भी हिस्सा लेगी। हैरत अंगेज तौर पर इस फोर्स में एक मुसलमान मुल्क भी शामिल है। हूती बागियों ने अमेरिका की तरफ से फौजी कार्रवाई के ऐलान के बाद नाकाबिले यकीन कदम उठाया और ऐसा बयान जारी कर दिया जिससे अमेरिकनों की तो नींद हराम हुई होगी। अमेरिकी फौजी कार्रवाई की सूरत में ईरान का भी एक खुफिया प्लान सामने आया है, जिसके जरिए थोड़े से ही वक्त में अमेरिका और इसके इत्तेहादी फौजी जो हूतियों के खिलाफ ऑपरेशन करने वाली है, उन पे कारी ज़र्ब मुमकिन हो सकेगी। फ्रांस ने इसराइल पे बड़ी पाबंदियां आयद कर दी हैं। फ्रांस ने ऐसा कदम क्यों उठाया? फ्रांस किससे अब डर रहा है? फलस्तीन के जंगजुओं ने एक बार फिर इसराइल के दारुल हुकूमत को कामयाबी के साथ निशाना बनाया और इस बार इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद का चीफ घुटनों के बल आ गया और उसने हमास से एक बड़ी अपील कर दी है। इससे पहले कि मजीद बात करें, आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा, ये घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा। फलस्तीन के जंगजुओं ने एक बार फिर इसराइल के दारुल हुकूमत को कामयाबी के साथ निशाना बनाया, जिस बाद इसराइल खुफिया एजेंसी मुसाद का चीफ घुटनों के बल आ गया और उसने एक बड़ी अपील की हमास से। फलस्तीनी जंगजुओं के ताज़ा हमले के बाद इजरायली फौज के 7 अफसरान मारे गए, तो कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में इजरायली फौज की गाड़ियों और टैंक भी तबाह हुए। गाजा के अंदर फलस्तीनियों के तबाहशुदा मकानात फलस्तीनी जंगजुओं के महफूज ठिकाने बन चुके हैं। बज़ाहिर मौजूदा सूरत हाल से निपटने और फलस्तीनी जंगजुओं को डील करने के लिए इसराइल के पास कोई मनसूबा बंदी तो मौजूद नहीं है और इसराइल मौजूदा मार्का मार चुका है। गाजा के अंदर इजरायली फौज का जानी और माली नुकसान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ सूरत हाल यह है कि इसराइल एक और अमन मुआहदे के लिए मिन्नत समाजत पर पड़ा है। इसराइली हुकूमत को जमीनी कार्रवाई में नाकामी और इसराइल के अंदर शदीद तरीन अवामी रद्दअमल का सामना और इसराइल ने मौजूदा तनाज़े से बाहर बाइज्जत निकलने के लिए हाथ पांव मारने शुरू कर दिए और अमन मुआहदे के लिए हंगामी सतह पर मुख्तलिफ ममालिक के साथ राब्ते शुरू हो गए। तो इसराइली सदर ने कहा है कि इसराइल इंसानी बुनियादों पर इजाफी इमदाद और यरगमालियों की रिहाई के लिए जंग में एक और वक्फे के लिए तैयार है और उन्होंने ये भी कहा कि इसकी पूरी जिम्मेदारी अब हमास की क़यादत की है। उधर इजरायली इंटेलिजेंस मुसाद के सरबराह ने कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद अब्दुर्रहमान CIA के डायरेक्टर यूरोप में यरगमालियों की रिहाई के लिए मुमकिन नए समझौते पे तबादला ख्यालात किए। तो हमास के करीबी ज़राए का कहना है कि हमास के सरबराह इस्माइल हानिया गाजा में जंगबंदी और इसराइल के कैदियों के तबादले के सिलसिले में बातचीत के लिए बुध के रोज मिस्र जाने वाले हैं। तो इस्माइल हानिया कतर में मुकीम है और मिस्र के लिए हमास के एक आला सतह वक्त की क़यादत करेंगे और अपने जरिए के मुताबिक वहाँ मिस्री इंटेलिजेंस के सरबराह और दीगर लोगों से मुलाकातें करेंगे। तो इसराइल और हमास के दरमियान अमन अमल को आगे बढ़ाने में शदीद इख्तलाफात, इस वजह से पहला अमन मुआहदा जो है वो भी नाकाम हो चुका है। इसराइल चाहता है कि एक आरजी अमन मुआहदा करके फौरी तौर पर अपने यरगमाली रिहा करवाए जाए और इससे एक तो जंग में वक्फा आ जाएगा, मौजूदा नाकामियों को लेकर फौजियों के अंदर जो बददिली फैली हुई है उसे कम करने का भी मौका मिलेगा और दूसरी तरफ हमास की क़यादत किसी भी आरजी और कमजोर मुआहदे को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। फलस्तीनी तंजीम की क़यादत ने मिस्र और कतर के जो अमन मुआहदे के लिए कोशां हैं, उनकी क़यादत को वाज़ेह पैगाम भेजा कि गाजा पे बमबारी रोकने और मुआसरा खत्म होने तक किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं। फलस्तीनी तंजीम की पोजीशन इस वक्त बड़ी मजबूत है, जबकि इसराइल को एक के बाद एक बहरान का सामना, लिहाजा इसराइल जैसे तैसे भी इस सूरत हाल से निकलना चाहता है। जबकि फलस्तीनी तंजीम की पोजीशन जो है मजबूत होने की वजह से वो इसराइल को किसी भी किस्म की रियायत देने को तो तैयार नहीं नजर आते। तो अमेरिका ने यमनी हूतियों जो है उनके खिलाफ फौजी कार्रवाई की मंजूरी दी है, जिसमें दीगर 10 ममालिक की फौज भी हिस्सा लेगी। हैरत अंगेज तौर पर इनमें एक मुस्लिम कंट्री भी शामिल है। अमेरिका ने बहर अहमर के अंदर तजारत और जहाज़ों की आमदोरफ्त को महफूज बनाने की गर्ज से कमोबेश 10 ममालिक में मुश्तमिल फोर्स तश्कील दी है, जिसमें फ्रांस, इटली, कनाडा और बरतानिया जैसे अफवाज भी शामिल है। हैरत अंगेज तौर पर इसमें एक मुस्लिम कंट्री भी है जिसने खुद को इस महाज में उतारने का रिस्क लिया। आखिर आपको बताऊं कि उस मुस्लिम मुल्क ने इस मार्के में उतरने का क्यों फैसला किया। अगर आप सोच रहे हैं कि मुसलमान मुल्क मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरेबिया या मिस्र है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने तो अमेरिका को दो टोक इनकार कर दिया। वो मुस्लिम मुल्क है जी बहरीन। देखिए, बहरीन की फौज भी कोई इतनी बड़ी ताकतवर तो है नहीं, ना ही हूती बागियों ने उनका कुछ बिगाड़ा है। दरअसल बहरीन में भी असर रसूख का मामला है कि बहरीन की सरजमीन ग्रेटर ईरान के मंसूबे में शामिल है, जबकि बहरीन के ऊपर इस वक्त अमेरिका नवाज हुकूमत है, लिहाजा ईरान को दबाव में लाने के लिए बहरीन ने यह कदम उठाना लाजमी समझा। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो बड़ी संजीदा गलती कर बैठा है, जिसका खमियाजा उसको हर सूरत आने वाले वक्त में भुगतना पड़ेगा। अमेरिकन क़यादत ये फोर्स यमनी हूतियों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान तो कर चुका है, लेकिन ये कार्रवाई कब शुरू होगी ये नहीं अभी तक ऐलान हुआ। ताम फौजी कार्रवाई की धमकी के बाद यमनी हूतियों की कार्रवाइयों में शिद्दत आ गई और उन्होंने गुज़िश्ता चंद घंटों में मजीद 3 बहरी जहाज़ों का निशाना बना था। इस बाद अब तेल सप्लाई करने वाली कंपनियों ने इसराइल को तेल की सप्लाई बंद करने का ऐलान कर दिया। ये कंपनियों का कहना है यमनी हूतियों की कार्रवाइयों के बाद वो अपने हमले को खतरे में नहीं डाल सकते और सूरत हाल बेहतर होने तक किसी किस्म का सामान नहीं बेच सकते।
تو یمنی حوثیوں نے امریکہ کو دھمکی دی ہے وہ بھی کسی قسم کی کارروائی کی صورت میں بحیرہ احمر کو امریکی فوج کا قبرستان بنا دیں گے۔ یمنی حوثیوں نے ممکنہ امریکی کارروائی کو لے کے کسی قسم کے دباؤ کا شکار نہیں ہوئے اور اپنی کارروائیاں نہ صرف جاری رکھے ہوئے ہیں بلکہ کارروائیوں میں انہوں نے اضافہ بھی کر دیا۔ دوسری طرف ایک ایسی بھی رپورٹ لیک ہوئی ہے جس میں ایران کی طرف سے امریکی اور اتحادی فوج کے خلاف بنایا جانے والا پلان سامنے آیا۔ رپورٹ کے مطابق ایران بحیرہ احمر میں حوثی فوجوں کے خلاف کارروائی کرنے والی فوج کے خلاف مچھیروں کی شکل میں موجودہ رضاکار فورس کو استعمال کرے گا۔ ایران 65,000 کے قریب مچھیروں کی چھوٹی کشتیوں کو میزائل سے لیس کر کے بحیرہ احمر میں پھیلا دے گا اور ایک ساتھ وہ امریکن اتحادی فورس پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ تو ممکنہ کارروائی نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کو ایک خطرناک تصادم کی طرف دھکیل دے گا۔ بہرحال فرانس نے اسرائیل کے اوپر بڑی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ فرانس نے انہوں نے ایسا قدم کیوں اٹھایا؟ امریکہ کے بعد فرانس نے بھی مغربی کنارے میں نہتے فلسطینیوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کی پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے کہ اسرائیل بار بار کی تنبیہ کے باوجود شدت روکنے میں ناکام ہے یا تشدد رکوانے میں ناکام ہے۔ تو اس سے پہلے امریکہ اور برطانیہ میں بھی مغربی کنارے میں فلسطینیوں پر حملے اور تشدد کے واقعات میں اسرائیلیوں پر یہودی آبادکاریوں کی پشت پناہی کا الزام عائد کیا تھا۔ بہرحال فرینچ وزیر خارجہ نے برطانوی ہم منصب ڈیوڈ کیمرون کے ہمراہ اسرائیل اور مقبوضہ مغربی کنارے کے دورے کے بعد ایک جوائنٹ پریس کانفرنس میں بتایا کہ فرانس نے انتہا پسند اسرائیلی آبادکاروں کے خلاف اقدامات کا فیصلہ کر لیا جن پہ پابندیاں عائد کرنا بھی شامل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کے اتحادی بہت کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں اور کچھ کر بھی نہیں رہے، اس لیے اسرائیل کی حمایت شروع کر دیتے ہیں اور کبھی اسرائیل پر تنقید کر دیتے ہیں۔ یہ تو دورہ معیار ہے، لیکن بہرحال یہی وہی فرانس ہے نا جو اسرائیل کی مدد کے لیے فوج بھی بھیج رہا ہے اور پابندی بھی لگا رہا ہے۔ دراصل مغربی ممالک اپنا بچاؤ بھی چاہتے ہیں اور اپنے وعدے بھی نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کو اصل میں روس، چائنا اور ایران کا خوف کھائے جا رہا ہے اور وہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ اپنی دوستی کو بھی نبھانا چاہتے ہیں۔ تو اسرائیل کے دوست ممالک اس وقت پریشان ہیں، کوئی بھی واضح فیصلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، جبکہ فلسطین کے اتحادی اس وقت کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریے گا، لائک کریے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ ہم آپ کو مزید اپڈیٹس لا کے دیتے رہیں۔ Until the next time، اللہ حافظ۔ پاکستان اور امریکہ دونوں میں اس وقت اہم ملاقاتیں چل رہی ہیں جو کہ اس خطے کے حوالے سے کافی اہم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے سے دہشت گردی کا مسئلہ جڑ پکڑ رہا ہے اور یہ مسئلہ پچھلے 1 سال سے چل رہا ہے۔ پاکستان اور آس پاس کی جغرافیائی سیاست جو ہے اس میں اس وقت بڑی اہم تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور ان ساری تبدیلیوں کا براہ راست پاکستان اور یہاں پہ الیکشن کی صورتحال پہ فرق پڑ رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان ان دنوں کافی سرگرم ہیں، افغانستان سے کافی دلچسپ خبریں آ رہی ہیں اور پاکستان اور اس کے دفاعی اداروں نے اس وقت خاص طور پہ دہشت گردی کا کلا کما ختم کرنے کا ٹھان لیا۔ پاکستان اور افغانستان ان دنوں کیا سوچ رہے ہیں اور آرمی چیف کا دورہ امریکہ کتنا اہم ہے، خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے یہ دورہ کتنا اہم ہے۔ مولانا فضل الرحمان طالبان سے کیوں میل ملاقات کر رہے ہیں اور افغانستان کے پاکستان کے بارے میں پالیسی میں اتنا میجر شفٹ اچانک کیوں آ؟ ان سب پہ آج بات ہوگی۔